बहुत छोटे छोटे सूत्र लेके आया हूं। ये सूत्र लोगों को पता है हकीकत में, लेकिन वो अप्लाई नहीं कर पाते। एक उदाहरण देता हूं। कोई भी ग्रह जन्म कुंडली के किसी भी घर में बैठा हो, वो जिस हालात में होगा उसका असर उसके अपने घरों में भी होगा। जैसे बृहस्पति, एक उदाहरण दे देता हूं। बृहस्पति, मेरी जन्म कुंडली पे ही मैं बोल देता हूं, बृहस्पति खाना नंबर 6 में है, जहां पे मंदा माना जाता है। अब बृहस्पति के पक्के घर देखिए, 2, 5, 9, 12। अब अमूमन हम लोग क्या देखते हैं, इस सूत्र को ऐसे समझिए, हम लोग देखते हैं कि बृहस्पति के घरों में कौन ग्रह बैठा है। उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कि बृहस्पति अच्छा होगा या बुरा होगा। इस बात को समझिए। लेकिन यही दूसरा तरीका देखिए कि बृहस्पति जब छठे घर में पड़ा है तो बृहस्पति के अपने घरों का क्या हाल होगा। जब बृहस्पति 10वें घर में नीच का पड़ा है तो बृहस्पति का अपने घरों का खुद का क्या हाल होगा। 2, 5, 9, 12 का, जो बृहस्पति के घर है। मान लीजिए मंगल चौथे घर में नीच का पड़ा हुआ है। अभी सूत्र को इस तरीके से समझिए कि आप अपने घर से दूर हैं कहीं, और आप एक विपदा में फंस गए हैं, किसी परेशानी में फंस गए हैं, कोई आफत आ गई है आप पे। तो आपका जो घर है, जो आपका भवन है, उन लोगों का क्या हाल होगा। वो भी परेशान होंगे। इस प्रकार से समझिए। क्योंकि गिरोह के लिए कभी भी कोई अफलातून वाले शब्दों को त्याग दीजिए कि गिरह, मतलब ज्योतिष सीखने के लिए कि ये कोई देवी शक्तियां, भूल जाइए। ये दुनिया में बहुत दूर है, भूल जाइए। ये परमात्मा का रूप है, ये भी भूल जाइए। उन्हें अपने परिवार का मेंबर समझ के सोचना शुरू करिए। सबसे पहले जो सोचेंगे हम कि ये कैसे काम करेंगे, वो अपने परिवार का मेंबर समझ के सोचेंगे, तब आसानी होगी। इस सूत्र को दोबारा बोल देता हूं उसी तरीके से कि कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा हो जन्म कुंडली में, वो जिस हालात में बैठा है उसके अपने घरों का, उसका अपने घरों के ऊपर उसी अनुपात में असर होगा, अच्छा या बुरा। जैसे बृहस्पति का उदाहरण दिया, 2, 5, 9, 12। लेकिन हम सिर्फ कहां तक देख पाते हैं कि बृहस्पति मंदा होगा जी, बृहस्पति के घर में कौन है। मंगल मंदा होगा, मंगल के घर में कौन है, दुश्मन है। इस तरीके से अब इसी को दूसरे सूत्रों से समझ लीजिए। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, मान लीजिए मैं अपने ऊपर ही उदाहरण देता हूं, मेरी जन्म कुंडली में बृहस्पति 7वें घर में पड़ा हुआ है, एक उदाहरण है। किसी साल में वो 12वें घर में जाएगा। अब यहां पे ध्यान करिए, 7वें का बृहस्पति मंदा होता है। अब वो कहां गया, अपने घर में 12वें में या 9वें में या दूसरे में मान लो, उसको भी छोड़ो, आप 5वें में मान लो। ये सब बृहस्पति के तो घर हैं, वो किसी भी साल जा सकता है। अब वो 7वें घर का मान लीजिए मंदा ही था कंडीशन के अनुसार, तो मंदा असर लेके वो 12 में, 9 में, अपने ही घर में किसी में चला गया। तो उस बृहस्पति जो मुझे मेरी जन्म कुंडली में मंदा बैठ के, छठे में या 7वें में या 10वें में बैठ के जो मंदा असर दे रहा था, और कोई भी ग्रह, इस बात को भी ध्यान करिए, उस घर से संबंधित मंदा असर दे रहा था। ग्रह का अच्छा असर और मंदा असर क्या होता है, इसको इसको समझिए।
वो जिस घर में बैठता है, ग्रह मंदा, पहले मंदे पे बात कर लो, तो वो मंदा असर किससे संबंधित होता है? उस घर और उस ग्रह से संबंधित। मैं बृहस्पति की बात कर रहा हूं, तो बृहस्पति का उस घर में मंदा असर और उस घर से संबंधित मंदा असर, ये दो चीजें हैं। इनको एक जोड़ा मान लीजिए, स्त्री और पुरुष। इतना सही सूत्र है। लेकिन जैसे ही वो मंदा गिरे अपने घर के अच्छे घर में गया, अपने घर में तो सब खुशहाल होते हैं ना, हम सब लोग अपने घर में बड़े कंफर्टेबल जोन में होते हैं, दुश्मन के घर परेशान होते हैं। कहीं गलत जगह फंस जाए तो बहुत ज्यादा परेशानी विपदा में आ जाते हैं। तो इसका जो असर होगा, रेडमी नोट 9 प्रो, ये शायद सचदेवा जी हैं। सचदेवा जी म्यूट हो जाइए। मैं नहीं हूँ सचदेवा जी सर। नहीं है सर। अच्छा आप नहीं है, तो ये रेडमी नोट कौन है? ये 9 प्रो। म्यूट हो जाओ भाई, हमें आपके परिवार की आवाजें नहीं सुननी है। हम अपनी फिल्म चला रहे हैं, आप अपनी फिल्म मत चलाओ प्लीज। वो मंदा ग्रह जब अपने घर में गया, अपने अच्छे घर में गया, तो कहां से उठ के गया? जो अभी तक बरसों से मंदा असर जहां का दे रहा था, वो असर सुधर जाएगा। मैं एक उदाहरण दे देता हूं अपने ऊपर। मेरी जन्म कुंडली में बृहस्पति 7वें घर का है। इस साल मेरे वर्षफल 51 में वो 12वें घर में आएगा। अब यहां पे दो सूत्र समझना। एक सूत्र है कि कोई भी ग्रह अपने घर जहां वो बैठा है वहां से 6, 8, 12 में गया, मंदा। जन्म कुंडली के 6, 8, 12 घर में गया, मंदा। लेकिन एक सूत्र यह है कि वो 6, 8, 12 में भी गया, लेकिन अपने घर में गया, अपने ऊंच के घर में गया। परिवर्तन हो गया सूत्र में। सूत्र एकदम पलटी खा गया। मेरा बृहस्पति 7वें घर से उठ के 12वें घर में गया है। 7वें से 12वें का संबंध है छठा, और मैं बोला कि 6, 8, 12 मंदे हैं। लेकिन मुझे यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अपने घर में गया है। अब ये क्या देगा? जो बरसों से मंदा असर दे रहा था 7वें घर का, वो असर सुधर जाएगा। जैसे डेली सोर्स ऑफ इनकम के बृहस्पति 7, सूरज 7 या राहु 7 मंदे होके बैठ जाएं, रोजाना की होने वाली कमाई में दिक्कत कर देते हैं, पति पत्नी के सुखों में दिक्कत कर देते हैं। अब वो गया 12वें में, तो 12वां घर किस चीज का है? ये नोटिस लीजिए, बिस्तर के सुख का। तो किन्हीं ना किन्हीं कारणों से, क्योंकि वो गया कहां का असर लेके है, उस वो बेचारा दुखों का टोकरा, 7वें घर में दुखी बृहस्पति, गृहस्थी में रहता हुआ साधु, मंदे हालात। गृहस्थी में तो साधु का तो कोई ताल्लुक है ही नहीं है, इस बात को समझिए। लेकिन किताब कहती है गृहस्थी में फंसा साधु। अब वो गृहस्थी में फंसा साधु, यानी कि दुखों का पुतला, दुखों का टोकरा उठा के 12वें घर में चला गया। अब वो 12वें घर में गया, तो 12वें घर पे एक उसका ये असर जाएगा कि वो नीच घर से उठ के गया है। ऐसे ही सभी ग्रहों को आपको रिलेट करो, तो 7वें घर के सुख वो 12वें घर में जाके बढ़ा देगा, और 12वें घर के जो सुख है उसमें थोड़ी सी उसकी मिकदार को कम कर देगा, एवरेज को। इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करिए। अब थोड़ा सा अच्छे की बात कर लेते हैं। मान लीजिए बृहस्पति चौथे घर का है, ऊंच का होता है, तो 2, 5, 9, 12 जो बृहस्पति के घर है उनके हालात अच्छे होंगे। अब यहाँ पे दूसरा सूत्र तो आप सभी जानते ही हैं, मैंने भी बहुत बार बताया, और बहुत सारे लोगों ने, और किताब में भी आपने पढ़ा होगा कि बृहस्पति को देखना है तो उसके घरों को देखिए। लेकिन
कोई भी ग्रह बृहस्पति के अलावा सारे के सारे 9 ग्रहों पे ये चीज देखिए कि वो अच्छे हालात के हैं तो उनकी जड़, उनके पक्के घर वो अच्छे होंगे। और ग्रह नीच का है तो उनकी जड़ पे मंदा असर भी होगा। इसे इस तरीके से कर लीजिए। बहुत मामूली सी बातें हैं, लेकिन हम सिर्फ ये देखते हैं कि किसी भी ग्रह के पक्के घर देख लिए बस बहुत है। ऐसे बात नहीं बनेगी। अब बृहस्पति मान लीजिए चौथे घर में है, ऊंच का है, बृहस्पति के घर 2 5 9 12 अपने खुद के रूप स्वरूप में अच्छा फल देंगे। अगर वहां कोई मंदा ग्रह बैठ गया तो वो परिवर्तन तो आएगा ही आएगा, उस घर पे भी आएगा और बृहस्पति पे भी आ सकता है। लेकिन अगर उन घरों में मित्र ही बैठे हैं, कोई दुश्मन ग्रह नहीं बैठा, या वो खाली हैं, तो हर घर का भी तो सुख है। इस बात को समझिए। और हर घर का कोई ना कोई मालिक तो होता ही है। कोई भी घर ऐसा तो है नहीं जिसका मालिक ना हो। मित्र शत्रु वाले सिद्धांत भी काम करेंगे, लेकिन ये दूसरा सिद्धांत मैं बता रहा हूं कि उस ग्रह का असर भी उसमें होगा। इसके अलावा एक और नया सूत्र है, इसको समझिए। नया तो कुछ भी नहीं है सब पुराना ही, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। खाना नंबर 1, ये सूत्र नोट कर लीजिए। बाकी ये सूत्र चाहेंगे तो ये सुमत प्रसाद जी की एक किताब है, 300 400 रुपए की सस्ती किताब है, उस पर फोकस करिएगा। ये सूत्र मैंने वहीं से पढ़ा हुआ है, पंडित सुमत प्रसाद। खाना नंबर 1 में जब राहु हो, सिर्फ ये 12 घरों में एक एक ग्रह से संबंधित है, अलग नहीं है कुछ भी। ये इसलिए कह रहा हूं, नोट कर लीजिए, या फिर सुमत प्रसाद जी की किताब उठाइए। बहुत अच्छी किताब है, उसमें कम से कम आपको मिनिमम 70 80 100 सूत्र मिलेंगे जो बहुत शानदार है। राहु खाना नंबर 1 में हो तो ये मान के फलादेश करिए कि मंगल के साथ राहु बैठा है। जब राहु खाना नंबर 1 में हो तो इस प्रकार से सोचिए कि मंगल के साथ बैठा है, आपकी सोच में परिवर्तन आ जाएगा। और खाना नंबर 2 में सूरज हो, खाना नंबर 2 में सूरज हो तो ये सोच के फलादेश करिए कि सूरज शुक्र के साथ बैठा है खाना नंबर 2 में, शुक्र साथ है। खाना नंबर 3 में केतु हो तो ये मान के चलिए बुध के साथ बैठा है। और आप में से बहुत सारे, मुझे पूरा यकीन है, बहुत सारे विद्वान इस चीज को सोच रहे होंगे अंदर अंदर कि इनके फलों में जो अच्छे बुरे के हालात हैं वो मेरे एक शब्द कहते ही खुल गए हैं। अगर मैं खोलने बैठूंगा तो कई घंटे लग जाएंगे। और बहुत मामूली सी बात है। अब खाना नंबर 3 में बोला ना केतु, तो बुध के साथ बैठा है। खाना नंबर 3 में केतु मंदा होता है। अब केतु बुध के संबंध भी हैं, वो भी मंदे वाले हैं। खाना नंबर 4 में केतु तो चंद्र के साथ। खाना नंबर 5 में शुक्र तो सूरज के साथ मान के फलादेश करिए। चंद्रमा खाना नंबर 6 में हो तो बुध और केतु के साथ मान के फलादेश करिए, आप फलादेश के ज्यादा से ज्यादा नजदीक चले जाएंगे। बृहस्पति खाना नंबर 7 में हो तो ये मानिए कि शुक्र के साथ बैठा हुआ है। शुक्र खाना नंबर 8 में हो तो ये मान के चलिए कि मंगल के साथ शुक्र खाना नंबर 8 में बैठा हुआ है। और खाना नंबर 9 में शुक्र हो तो ये मानिए कि बृहस्पति के साथ मुश्तरका होकर शुक्र बैठा है दोनों को।
खाना नंबर 10 में सूरज हो तो ये मानिए कि शनि के साथ है सूरज। खाना नंबर 11 में चंद्रमा शनि के साथ मानिए। खाना नंबर 12 में मंगल बृहस्पति के साथ मानिए। खाना नंबर 12 में मंगल हो तो ये मान के चलिए बृहस्पति के साथ है। मैंने किताब का भी रेफरेंस दिया। आपके फलादेश में बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, ज्यादा नजदीक पहुंच सकेंगे व्यक्ति के। अब इसी सूत्र को आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा इसको समझिएगा। आज बहुत सारे सूत्र हैं जो नोट करने लायक होंगे, तो जिन लोगों ने अभी तक कागज पेन नहीं लिया है वो भी ले लें तो अच्छा रहेगा। जैसे मैंने पहले बोला, कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा हो तो उसके घर पे असर। अब देखिए इस पॉइंट पे भी ये चीज शामिल हुई, लेकिन यहाँ पे कुछ ग्रहों से संबंधित करके बोला। अब इसको एक और तरीके से बोलता हूं, उसको समझने की कोशिश करिएगा दूसरे तरीके से। खाली घर पर भी उसके मालिक ग्रह का असर होता है। खाली घर पर, और ये शुरू से जो मैं आज बोल रहा हूं इस सब में ये चीज साबित हुई है, इस बात को समझिए। और ये सूत्र बहुत आगे तक जाता है। खाली घर पर भी उसके मालिक ग्रह का असर हमेशा होता है। इसीलिए पक्के घर में बैठे ग्रह का असर, पक्के पक्के घर में बैठे ग्रह का असर हमेशा मालिक पर भी माना जाता है। और घर का मालिक, किसी भी घर का मालिक कहीं भी मंदे या अपने नीच घर में, नीच वाले घर में जहां वो नीच है, मतलब कि उसके घर पर भी मंदा असर करेगा, धूमिल कर देगा उस घर के असर को। मैं आज कई सारे सूत्र इसी से संबंधित दूंगा, कंटिन्यू एक ही पॉइंट है ये, बस थोड़ा थोड़ा अलग हटा हुआ है। और कोई ग्रह अच्छा नेक ऊंच के हालात में बैठा है तो उसकी मलकियत वाले घर में भी खुशहाली होगी। सूत्र एक ही चल रहा है, इस बात को भी समझ लीजिए। अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश, और सारी चीजें काम की हैं। अब इसी में थोड़ी सी बात और समझने की कोशिश करिए, थोड़ा मिलता जुलता ही है लेकिन थोड़ा अलग भी है। कि ग्रह हमारे जीवन में किस प्रकार से इंटरफेयर करता है, किस प्रकार से अपना प्रभाव, किस प्रकार से अपना असर देता है। हम सिर्फ जन्म कुंडली में अटके रह जाते हैं, और ये सब किताब से ही लिया गया है। हमें अपने दृष्टिकोण में विस्तार देना होगा, हमारी देखने की क्षमता हमें विकसित करनी होगी, बस। ग्रह किस प्रकार से अपना असर मिला देता है, और हमारे जीवन में कभी अच्छी हलचल और कभी बुरी हलचल हो जाती है। अभी इसी सूत्र को समझने के लिए ध्यान करिए कि बुध छठे घर में हो और उत्तर का ही रास्ता हो। बुध छठे घर में हो
उत्तर का ही रास्ता हो। अब रास्ता किस ग्रह से संबंधित है? समझिए आप। जो व्यक्ति इस बात को बता देगा कि रास्ता किस ग्रह से संबंधित है, 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। बताइए, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। केतु का जी, केतु का है। केतु से। अब मैंने क्या बोला, केतु। देखिए असर हाँ कैसे उसका मिला। शनि का है जी। रास्ता केतु का है। बुध छठे घर में, उत्तर का रास्ता। बुध केतु मिल गए छठे घर में। अब दोनों तो नेक ना होंगे। पॉइंट समझिए, दोनों तो नेक ना होंगे। सिंपल सा लॉ है। मैं जब भी बार बार कह रहा हूं, अपने परिवार का मेंबर समझेंगे ना, बहुत आसान हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। बुध और केतु खाना नंबर 6 के दोनों ही मालिक हैं, दोनों पे मिल्कियत है। कंडीशन है कि अब 6 पे केतु का होगा या बुध का होगा। लेकिन जब बुध 6 में बैठा ही हुआ है और उत्तर का ही रास्ता हो गया। उत्तर क्या है जन्म कुंडली में? खाना नंबर 6। हम लोग ये सर रट्टा मार लेते हैं। सर जी खाना रवि जी। नंबर 6 में बुध केतु की युति अच्छी नहीं कही गई? केतु को पटक नहीं मिलती है ज्यादातर। ठीक सर। बुध हावी हो जाता है केतु के ऊपर। अब उत्तर का ही रास्ता, बुध 6 में ही बैठा है, केतु बुध मिल गए। बुध पटक के मारेगा केतु को। अब केतु पिटते ही क्या होगा? व्यक्ति के कमर पांव जोड़ों में प्रॉब्लम हो सकती है, फालतू के भटकाव, फालतू के टेंशन, केतु की बुराइयां पकड़ लीजिए। उसके नरौलाद से संबंधित दिक्कत हो सकती है। अब इसी को दूसरे रूप में देख लीजिए। बुध छठे घर में बैठा है और घर में कुत्ता पाल लिया, वो भी उत्तर में बैठा है। हो गया काम। बुध 6 वाले के घर में बेसमेंट है, मान लीजिए। उस बेसमेंट में उसका बेटा ही रह रहा है, तो भी मिलेगा। उस बेसमेंट में उनका पालतू कुत्ता ही रहता है, तब भी मिल गया। सिर्फ ग्रहों को जन्म कुंडली में जिस प्रकार से मिल रहे हैं, उसके बाहर भी निकल। इससे ये क्लियर होता है कि कोई भी ग्रह के साथ दूसरा ग्रह, उसके साथ जो भी मिला दिया जाए वो मंदा ना हो, उन दोनों के बीच में तकरार ना हो, दुश्मनी ना हो। ग्रह वो ही मिलाए जाए, ये अभी थोड़ी देर में ही खोल दूंगा, ग्रह वो ही मिलाए जाए जिनका नेक असर हो। जिनका मंदा असर हो, उन ग्रहों को दूर रखा जाए। नहीं तो दिक्कत परेशानी बढ़ जाएगी। अमूमन जन्म कुंडली में कोई देखेगा भैया बुध तो बहुत अच्छा है, कुसुम जी क्वेश्चन आंसर सब बाद में लिए जाएंगे क्लास के बाद। कोई भी सोचेगा भैया बुध अच्छा बैठा है, बड़ा शानदार बैठा हुआ है यार, परेशान क्यों हो रहा है, इसके भटकाव क्यों हो रहा है, इसको औलाद के सुख कहां से, और उसका केतु भी अच्छा बैठा हुआ वो मान लो। लेकिन जन्म कुंडली में जो दिख रहा है वो हकीकत में सत्य ना होगा। उसके घर में जो दिख रहा है वो हकीकत में सत्य होगा। इस बात को भी ध्यान कर लीजिए। जो जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रह देख रहे हैं आपकी, केतु तो जी उसका 9वें घर में बैठा हुआ था। अरे भाई वो बोल कहाँ रहा था, समस्या यहाँ क्रिएट हो गई। वो उस व्यक्ति ने कहाँ अपने घर में बिठा लिया। और एक बात और मैं कहता हूं कि 35-40, किसी की हद से हद बोल जाएगी तो 45, बस। मैं 50 नहीं मानता, किसी की मत पे जन्म कुंडली इससे ज्यादा नहीं बोलती है। जिस जन्म कुंडली के लिए हम लोग यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप सब लोग अपना इतना कीमती समय और पैसा दे रहे हैं, इसमें हकीकत बता रहा हूँ कि जन्म कुंडली 35-40 ही या हद से हद 45% बोलती है किसी के जीवन पे। बाकी जितने परसेंट बच रहे हैं 50, 55, 60, वो मकान कुंडली बोलती है। उसके जीवन में होने वाले हालात, उसके घर में रखे हुए सामान जो कायम कर लिए गए हैं, स्थापित कर लिए गए हैं, सीढ़ियां बना ली गई हैं, किचन फाइनल हो गई है,
बेडरूम फिक्स है, अलमारियां फिक्स हैं, उनका ज्यादा असर है। जन्म कुंडली के घेरे आप देखते रह जाओगे कि केतु 9 में घर में बैठा हुआ था और उत्तर में उसके यहाँ रास्ता था बुध 6 के समय, तो केतु 9 में मत देखना। मेरे जैसा आदमी तो देखता है केतु छठे घर में है, आप कुंडली को एक तरफ रखो, फलादेश सही आ जाएगा। कुंडली इन पॉइंट पे अटक जाती है, लेकिन सभी ग्रहों से संबंधित तो कोई ऐसी बुराई भी ना होगी, ये भी ध्यान करिए। लेकिन जो बुराई पकड़ में आए, सिम्टम जो सामने मिले, उनको देखे बिना फाइनल मत करिए। कुंडली बहुत कुछ बोलती है, बहुत अच्छे फायदे भी दे सकती है, लेकिन कुंडली फाइनल नहीं है, कुंडली ही सब कुछ नहीं है। इस बात को देखिए, पक्के हालात खुलते हैं किसी भी व्यक्ति की मकान कुंडली में। अब दूसरे शब्दों को समझिए। शनि